अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पहले तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों की मदद की वजह से ये मुमकिन हो पाया है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स की तादाद है वो 50,000 से क्रॉस कर गई है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि किसी भी यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके सुनने वालों या ऑडियंस की तादाद एक बेहतर तादाद हो। और जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को लाइक करना शुरू किया है मेरी रिक्वेस्ट के बाद, तो उसकी वजह से आज तक ये मुमकिन नहीं हुआ कि यूट्यूब कभी भी मेरी किसी वीडियो के लिए कोई प्रॉब्लम करे। तो आपके लिए इसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा मैं बताना चाहता था कि मैंने पिछले दिनों आपसे ये शेयर की थी कि मैंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट का सैंपल भेजा है, तो उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। वो जो रिपोर्ट आई है, यानी कि जो पेशेंट की कट ऑफ वैल्यू होती है वो है 1.4 और जो मेरी वैल्यू आई है वो है 0.03। और ये टेस्ट क्या है? ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी का टेस्ट है। पहले तो इस बुनियादी फ़र्क को समझें कि जो कोरोना वायरस है, इसका जो बुनियादी तशखीसी टेस्ट है वो पीसीआर टेस्ट है कि अगर आप में अलामात हैं तो आप ज़रूर एक दफ़ा अपना ये टेस्ट करवाएं। और चांसेस यही होते हैं कि ये 3 से 5 दिन के बाद पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। तो मेरी क्या वजह थी एंटीबॉडी टेस्ट करवाने की? उसकी वाहिद वजह ये थी कि मैं पिछले 3 माह से 2-2.5 से 3 माह से मुसलसल उन मरीज़ों पर ड्यूटी कर रहा हूँ जो कि कोरोना के पेशेंट्स हैं। और अभी बिल्कुल माजी करीब में, ये पिछले 1 हफ्ते में, क्योंकि डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज को काफ़ी नुकसान हुआ है इस कोरोना वायरस की वजह से, ख़ासतौर पे वो तमाम लोग जो कि कोरोना वायरस के मरीज़ों पे ड्यूटीज़ करते हैं। तो मेरे लिए ज़रूरी था ये जानना कि मेरा क्या स्टेटस है। अगरचे मुझ में अलामात नहीं थी, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि क्या मैं एक्सपोज हुआ हूँ कभी वायरस से। क्योंकि होता ये है कि जब वायरस आपके अंदर दाखिल होता है तो वो 3 से 5 दिन में अलामात देना शुरू कर देता है। और इन्हीं 3 से 5 दिन में आपके जिस्म में एक एंटीबॉडी या मुदाफ़ती निज़ाम की एक आर्मी का ग्रुप, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन एम कहते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। वो 10 से 12 दिन तक रहता है आपके जिस्म में। इसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन एम चला जाता है और उसकी जगह ले लेता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी या IgG, और वो फिर रहता है आपके अंदर महीनों तक। अगर आपका एंटीबॉडी टेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ इम्यूनोग्लोबुलिन जी टेस्ट किया जा रहा है, अगर आपका वो पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि जिस दिन आपने ये टेस्ट करवाया है, कम से कम उससे 12 दिन पहले, 10 दिन पहले आपको ये वायरस जो है उससे एक्सपोजर हुआ है। तो मेरा ये टेस्ट नेगेटिव आने का मतलब है कि जिस दिन मैंने ये अपना ब्लड सैंपल दिया है, जो कि 30 मई की रात थी, इसका मतलब है कि उस रात से 12 दिन पहले तक मैं वायरस से एक्सपोज अभी तक नहीं हुआ हूँ। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अलामात भी नहीं हैं, तो इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि गुज़िश्ता 5 दिनों में भी मेरा वायरस का सामना अभी तक इस तरीके से नहीं हुआ, बावजूद इसके कि मैं जहाँ पे ड्यूटी करता हूँ वहाँ पे हर तरफ कोरोना वायरस के मरीज़ हैं। और इसी हवाले से मैं अपने तमाम उन दोस्तों, बहनों और भाइयों से माजरत करता हूँ जिनके साथ फ़िलहाल मेरा टेलीफोनिक रब्ता अभी कम हो चुका है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि फ़िलहाल जो ICUज़ की सूरत हाल है, जो हॉस्पिटल की सूरत हाल है, वह बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि जैसे ही हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उसके बाद हमें जिस सूरत हाल का सामना है वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी पहला दिन जो ICU में गुजारा था वो था 24 मई 2010, और पिछले यानी गुज़िश्ता मुसलसल 10 साल मैंने ICU में काम किया है, लेकिन ऐसी सूरत हाल हमने कभी नहीं देखी है। तो आप दुआ करें कि इंशाल्लाह ये फेज़ गुजरेगा, तो उसके बाद आप लोगों से बिल्कुल वैसे ही राब्ता होगा और हर सूरत राब्ता होगा जो पहले रहा है। क्योंकि इस चैनल का मकसद ही आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देना है जो सिर्फ और सिर्फ सच की बुनियाद पे हो। क्योंकि अल्लाह के बाद आप लोगों की मेहरबानी से ये मुमकिन हुआ है कि मेरी एक जो वायरल वीडियो हुई, जो आप लोगों की वजह से वायरल वीडियो हुई, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक पहचान बनी है, और इंशाल्लाह यही पहचान जो सच के साथ है ये जारी रहेगी। तो अब सवाल पैदा होता है कि इस पूरी वायरस की जगह पे ड्यूटी के बावजूद कैसे मुमकिन हुआ है कि अभी तक अगर मैं वायरस से एक्सपोज नहीं हुआ हूँ। उसमें सबसे बड़ी और बुनियादी अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद जो वजह थी और आप लोगों की दुआओं के बाद जो वजह थी, वो ये थी कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि ड्यूटी करते हुए वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करूँ जो मुझे एज ए डॉक्टर प्रोटेक्ट कर सकती हैं इस वायरस के ख़िलाफ़। आप ये मेरी 24 मार्च की पिक्चर देख सकते हैं कि इसमें मैंने मुकम्मल वो प्रोटेक्टिव गियर्स या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ किए हुए हैं जो किसी डॉक्टर, स्टाफ नर्स, पैरामेडिक या वो लोग जो सफाई का अमला होता है और ICU में होता है, उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है इस वायरस से बचने के लिए। और दूसरी जो चीज़ मैंने हमेशा की है हॉस्पिटल से आने के बाद, वो मास्क का पहनना
और अपने हाथों को बार बार धोना, क्योंकि अगर आप मास्क पहनते हैं और अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से दिन में 5 से 6 दफ़ा या 10 दफ़ा, या जब भी आपको अपने हाथों को टच करना है अपने चेहरे के साथ, आंखों के साथ और मुंह के साथ आप धोते हैं, तो 95% इंशाल्लाह चांसेस हैं कि आपको ये वायरस का एक्सपोजर नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें मुमकिन हुई हैं और आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी सब डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज और अमले की तरह, कि आप हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। और इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम सामने आ रहा है कि लोग अभी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये वायरस हमारे दरमियान में इतनी शिद्दत से आ चुका है। और इसका बुनियादी इसमें उन लोगों की गलती नहीं है, ये एक इंसानी कमज़ोरी है, क्योंकि इंसान तस्लीम नहीं कर पाता कि अचानक कोई ऐसी बीमारी आ गई है जिसका इलाज नहीं है, जो इतनी नुकसानदेह है और जिस पे लोगों को ख़र्चा भी होता है, और इसके बावजूद रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है तो लोग रिएक्ट करते हैं, वो मानते नहीं हैं, वो मीडिया पर आके ये कहते हैं कि ये वायरस है ही नहीं। तो अल्लाह ताला इस आजमाइश में निकाले ताकि बहैसियत कौम और दुनिया के लोगों के तौर पर भी हम इस बुरी बीमारी से निजात पाएँ। लोगों का एक सवाल था कि एजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है उसको हम एक वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे मुमकिन है कि एजिथ्रोमाइसिन काम करती है इस वायरस के खिलाफ, क्योंकि वो तमाम मरीज जिनमें वो हालत नहीं पहुंची है जिसको हम कहते हैं कि सांस की बहुत ख़राबी, नमूनिया का बहुत ज़्यादा फैलाव, तो उन लोगों में एजिथ्रोमाइसिन बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको बहुत फ़ायदा देती है जब हम उनको दो तरीके से ये दवाई देते हैं। अगर किसी को बुखार है, बहुत ज़्यादा गले में दर्द है या खांसी है, तो उस जिसको हम स्टेज 3 कहते हैं, तो उसके लिए हम एजिथ्रोमाइसिन का या तो ये तरीका है कि हम 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट देते हैं और अगले 4 दिन के लिए 250 मिलीग्राम की एक टैबलेट रोज़ाना देते हैं और 5 दिन का कोर्स पूरा करते हैं। वरना दूसरा तरीका यह है कि 250 मिलीग्राम की जो टैबलेट या कैप्सूल है उसको हम सुबह शाम 3 से 5 दिन के लिए देते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ये एजिथ्रोमाइसिन इस वायरस के खिलाफ कैसे काम करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये वायरस दाखिल होता है ट्रेकिया में, कोरोना वायरस, और उसके बाद ये लेफ़्ट या राइट इनमें से किसी एक ब्रोंकस, क्योंकि ट्रेकिया कैराइना के लेवल पे 2 में तकसीम हो जाता है। तो फ़र्ज़ करते हैं ये राइट ब्रोंकस में जाता है, उससे आगे ब्रोंकियोल्स हैं और आगे ये थैलियाँ होती हैं जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं और एक को हम कहते हैं एल्वियोलस। इस पूरे सांस के सिस्टम में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ खसूसी किस्म के सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, जिनके ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं ACE2 रिसेप्टर या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर्स, जहाँ जाके ये वायरस सबसे पहले अटैच होता है या वहाँ पे जाके जुड़ जाता है। अब अगले मरहले में ये होता है कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये अपनी स्पाइक प्रोटीन या स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से जुड़ जाता है। जो टाइप 2 न्यूमोसाइट है, ये पूरा सेल, उसके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं जिसको हम कहते हैं ACE2 रिसेप्टर, उससे, और फिर ये होता है कि इसकी अपनी मेम्ब्रेन तो इस मेम्ब्रेन के साथ डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन ये जो RNA, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वायरस की, वो हमारे जो सेल्स हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो सेल्स हैं उनके अंदर दाखिल हो जाता है। अब ये है हमारे जिस्म का DNA न्यूक्लियस, जिसके अंदर है DNA या डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड, और जो RNA होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और ये पड़ा है हमारा राइबोसोम। रूटीन में क्या होता है कि हमारा ये जो DNA है, इससे होती है ट्रांसक्रिप्शन, एक बनता है RNA और RNA बाहर आता है तो राइबोसोम उसको रीड करके और प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इससे ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये फिर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करती हैं, क्योंकि उसके बाद गोल्जी अपरेटस और जो रीसाइक्लिक एंडोसोम होते हैं उसके अंदर ये जो नॉर्मल प्रोटीन बनती हैं ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ काम आती हैं। अब यहाँ पे वायरस एक खेल खेलता है, हमारे वायरस क्या खेल खेलता है कि वो अपनी जो इसका RNA ये करता है कि अपनी शक्ल को ऐसे तब्दील करता है कि ये राइबोसोम जो हमारे सेल्स का था ये समझता है कि ये RNA DNA से बन के आया है, यानी इंसानी सेल का है, क्योंकि उसने अपनी शक्ल चेंज की हुई होती है। एक 5 प्राइम हेड बनाता है और टेल है पोली ए टेल। तो ये राइबोसोम क्योंकि गलती से समझ बैठता है कि ये हमारा अपना RNA है, तो ये उसको पकड़ के ट्रांसलेट कर देता है और प्रोटीन्स बना देता है, लेकिन वो हमारी प्रोटीन नहीं होती, बल्कि ये जो कोरोना वायरस है इसके मुख्तलिफ औज़ा बना देता है। जैसे ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है, ये उसकी मेम्ब्रेन है या इन्वेलप है या लिपिड बाइलेयर है, और ये है उसका अपना RNA। तो ये चालाकी से हमारे राइबोसोम या हमारी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अपने मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनवा लेता है। और फिर ये प्रोटीन क्या, अब ये वायरस के जब मुख्तलिफ पार्टिकल्स बन जाते हैं तो ये हमारे जिस्म, हमारे ही सेल्स के 2 हिस्से हैं जिसको हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रीसाइक्लिक एंडोसोम, यानी ट्रांस गोल्जी अपरेटस है
उसको ये वायरस इस्तेमाल करता है और वो इसकी पैकेजिंग कर देता है, वो इसको पूरे वायरस की शक्ल में लाता है। ये वायरस के बच्चे बन जाते हैं और बाद में ये हमारे सेल्स को तोड़ के पूरे जिस्म में दोबारा फैल जाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में। तो जब हम अज़िथ्रोमाइसिन देते हैं तो वो अज़िथ्रोमाइसिन कैसे यानी कि जो ये अमल करती है, जो प्रोपोज्ड एक मैकेनिज़्म है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो ये करती है कि ये जो गोल्जी अपरेटस है और रिसाइक्लिक एंडोप्लाज्म है, इसकी पीएच होती है 6, उसको बढ़ा के कर देती है 6.7 और वो इस माहौल को इतना मुश्किल बना देती है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वायरस के, ये एक शक्ल ही इख्तियार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये वायरस की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है हमारे जिस्म में। दूसरा मैकेनिज़्म ये है कि रूटीन में जो हमारा ये जो ACE2 रिसेप्टर है जिसके साथ आके ये वायरस अटैच हुआ था, तो वो भी रूटीन में यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होती है और पैकेजिंग होती है। लेकिन जब हमारी पीएच को ये यहाँ से 6 से एजिथ्रोमाइसिन 6.7 पे ले जाता है, तो ये जो सार्स को ये जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं इनके साथ ग्लूकोज अटैच हो जाता है, जिसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द रिसेप्टर। वो ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस भी इस अमल को मुश्किल बना देता है कि वायरस अपनी स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से इसके साथ अटैच हो। तो ये दूसरा मैकेनिज्म है। और तीसरा प्रोपोज्ड मैकेनिज्म ये है कि अजिथ्रोमाइसिन क्या करती है कि ये जो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है वायरस की, इसके अंदर एक क्लीवेज साइट होती है, ये उसको तब्दील कर देती है इस तरह से कि ये वायरस की स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन ACE2 रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं हो पाती। तो ये तीन मैकेनिज्म तो डायरेक्टली वायरस के साथ अटैच हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं एंटीवायरल एक मैकेनिज्म। और एक बहुत अहम मैकेनिज्म ये है प्रोपोज्ड अजिथ्रोमाइसिन का कि अजिथ्रोमाइसिन एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें जैसे इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा की तादाद को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे मुदाफ़ती निज़ाम का जो इम्यून सिस्टम का जो साइटोकॉर्म स्टॉर्म है या वो एक अमल है जिससे हमारे अपने जिस्म को नुकसान पहुंचता है, तो अजिथ्रोमाइसिन उसको कम कर देता है। जी दोस्तों, तो ये जो प्रोपोज्ड मैकेनिज्म है या जो देखा गया है कि 2 इन विट्रो और एक इन विवो स्टडी। इन विट्रो वो होती है जो लेबॉर्ट्री में ये जिस्म से बाहर तजर्बा होता है, और इन विवो वो होता है कि जो कि जिस्म के अंदर किया जाता है। उनकी बुनियाद पे ये सोचा गया है कि ये पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अजिथ्रोमाइसिन का हमारे इसके वायरस के खिलाफ। तो उसमें ये एंटीवायरल के तौर पे भी काम करता है और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत मशहूर इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम है, जो कि हमें इन मरीजों में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है जिनको कोरोना वायरस का अटैक हो चुका हो। तो उम्मीद है आपको आपके इस सवाल का किसी हद तक जवाब मिला होगा कि जो अजिथ्रोमाइसिन जो कि बुनियादी तौर पे एक एंटीबैक्टीरियल है, तो हम क्यों एज ए एंटीवायरल या इस कोरोना में वायरस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी भी आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन मिलकर मरीजों के लिए इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक हैं उनके दिल के लिए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, आजमाइश और बीमारी से महफूज रखे।